गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है, पौधे इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का सजीवों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करके इसका उपयोग करते हैं। जैविक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो सभी सजीवों में संपन्न होती है। स्पेशल जिन पौधों या सजीव जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। इस क्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया भी संपन्न होती है और अपचयन की क्रिया भी, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। परिभाषा देखें तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पादप जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। इस क्रिया के दौरान CO2 का अपचयन होता है और जल का अपघटन होता है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम पादप कार्यकी का जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताया था और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इतिहास में देखें तो CO2 के उपयोग के बारे में सर्वप्रथम बताया था डी सिनेवियर ने 1782 के अंदर। इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर पौधे वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 के साथ साथ डी सेसर ने कहा कि CO2 और जल आपस में मिलकर के इस क्रिया को पूर्ण करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया पूर्ण होती है। तो इंजेन हाउस ने 1837 के अंदर प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो इस कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस क्रिया के अंदर क्लोरोफिल होना अति आवश्यक है। क्लोरोफिल के बारे में ड्यूट्रोस ने 1779 में बताया कि प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों अति आवश्यक हैं, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इंजेन हाउस ने इसे कार्बनिक पदार्थ का नाम दिया था। इस क्रिया के अंदर ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, उप उत्पाद के रूप में, जो वायुमंडल को शुद्ध करती है। अगर संक्षिप्त में देखा जाए इसके इतिहास के बारे में तो सिनेवियर ने CO2 का महत्व बताया कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर वायुमंडल से CO2 प्राप्त होती है और CO2 के अपचयन से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। डी सेसर ने H2O का महत्व बताया इस क्रिया के अंदर कि जल के अपघटन से ऊर्जा मुक्त होती है। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की, रॉबर्ट हिल ने, कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति H2O के द्वारा होती है। प्रिस्टले ने कहा कि H2O के अपघटन से उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है और ये वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती है। इंजेन हाउस ने प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य बताई। F ब्लैकमैन ने सीमाकारी नियम व प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में पूर्ण होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया पूर्ण होती है उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं किस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। वोन नील ने सर्वप्रथम बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया कि जो क्लोरोफिल युक्त जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। रॉबर्ट हिल ने प्रिस्टले के द्वारा जो कहा गया कि ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है और ये वायुमंडल को शुद्ध करती है, तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल ने इसको प्रायोगिक सत्यापन किया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति जल के अपघटन से होती है, न कि CO2 के अपघटन से।
केल्विन ने केल्विन चक्र की खोज की। इस चक्र के दौरान विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। संपूर्ण क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और केल्विन चक्र के अंदर इसने कार्बनिक 14 या कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया और इस कार्य के लिए उन्होंने 1961 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑर्नन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश तंत्रों की खोज की, जिसे PS फर्स्ट, PS सेकंड, प्रकाश तंत्र प्रथम, प्रकाश तंत्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है। हैज व स्लेग ने C4 चक्र की खोज की, जो C4 पौधों में उष्णकटिबंधीय पौधों के अंदर पूर्ण होता है। P मिट्सेल ने रसायन परासरणी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर अति आवश्यक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के स्थल सभी पौधे जो हरे होते हैं, यानी कि पौधे का वह भाग जो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पौधों के अंदर क्लोरोफिल की संरचना किस प्रकार की होती है, तो उसके लिए ये डायग्राम है। एक कोशिका के अंदर, पादप की एक कोशिका के अंदर क्लोरोफिल की संख्या लगभग होती है 20 से 40 तक। ये बहुत छोटे अणु होते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच के अंदर जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है उसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या परिकला अवकाश कहा जाता है। ये दोनों झिल्लियाँ फास्फोलिपिड से निर्मित होती हैं और बाहरी झिल्ली प्रोटॉन्स के लिए पारगम्य और आंतरिक झिल्ली अपारगम्य होती है। इसका आंतरिक भाग जो कि बड़ा अवकाश है, इसके अंदर कुछ नलीनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन नलीनुमा संरचनाओं को थाइकेलॉइड्स कहते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर सिक्के के चिट्ठे के समान संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम बहुवचन, ग्रेना एक वचन, यानी कि ग्रेनम ऐसी संरचनाएं हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, पूर्ण होती है। जहाँ पर ये अनुपस्थित होते हैं इस चित्र के अंदर, उस भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राइबोसोम्स होते हैं, स्टार्च कणिकाएं होती हैं, तेलीय बूंद होते हैं और दो ग्रेनम जब आपस में जुड़ती हैं तो सूक्ष्म नलीनुमा संरचना से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के जो मुख्य स्थल होते हैं उन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। हरितलवक मुख्य स्थल है। एक कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 तक होती है प्रत्येक हरी कोशिका के अंदर। ग्रेन हरितलवक दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है जो लाइपोप्रोटीन से निर्मित होता है। एक हरितलवक के दो भाग होते हैं, एक होता है ग्रेनम, दूसरा होता है स्ट्रोमा। इसके आधात्री मैट्रिक्स में विशिष्ट नलिका तंत्र पाया जाता है, यानी सूक्ष्म नलिकाएं जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित होकर के सिक्के के चिट्ठे के समान भांति चित्र अनुसार संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें थाइकेलॉइड्स कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की विशिष्ट स्थल होते हैं और आपस में मिलकर के ग्रेनम का निर्माण करते हैं। अर्थात ग्रेनम ऐसी संरचनाएं हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। ग्रेनम में पतली नलिकाएं, सूक्ष्म पतली नलिकाएं होती हैं, जिसे स्ट्रोमा लेमिली के नाम से जाना जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के स्थल कहलाते हैं। थाइकेलॉइड की आंतरिक सतह पर थाइकेलॉइड जो कोशिकाएं आती हैं, उन थाइकेलॉइड कोशिकाओं की आंतरिक सतह पर ऐसे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं और इन कणों को क्वांटोसोम कहा जाता है। आंतरिक सतह पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटोसोम कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक जो क्वांटोसोम होता है, इस एक क्वांटोसोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए की संख्या अलग, बी की संख्या अलग होती है। लगभग 48 कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो अन्य वर्णकों को अवशोषित करते हैं। लगभग 46 फिनोल, 116 फास्फोलिपिड, अन्य अणु व एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सभी आपस में मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। प्रकाश की प्रकृति, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला प्रकाश किस प्रकार का होता है और कैसे कार्य करता है।
तो हम नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। नेचर ऑफ लाइट कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। फिजिक्स के अनुसार प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति नेचर है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है तरंग गति, तरंग गति, तरंग गति। तो यहाँ पर हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मापते हैं। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है, या यूँ कह सकते हैं जो हमें दिख रहा है जो प्रकाश, वो प्रकाश किस रूप में पाया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाया जाता है। अब इस भाग को, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, उस भाग को वास्तविक रूप से दृश्य प्रकाश कहते हैं। अर्थात इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रकाश है वो जो दिखाई देता है हमें दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है या दृश्य प्रकाश कहलाता है। अब दृश्य प्रकाश के अंदर जो तरंगें होती हैं या प्रकाश के अंदर जो तरंगें पाई जाती है, उन तरंगों के बीच की दूरी होती है, दो तरंगों के बीच की जो दूरी पाई जाती है फिजिक्स के अनुसार उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जिसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में लैम्बडा दो तरंगों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है, या यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। अब दृश्य प्रकाश के अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। 7 रंग होता है जो आपस में मिलकर के स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब इन 7 रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, 7 रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। अब ये तरंग दैर्घ्य है जो लगभग 390 से नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक पाई जाती है। यानी कि दृश्य प्रकाश के अंदर जो प्रकाश की तरंगें भाग लेती हैं वो 7 रंग का प्रकाश होता है। उन तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा दृश्य जो प्रकाश आता है, विजुअल जो प्रकाश स्पेक्ट्रम है, उस विजुअल स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है वो किसकी होती है? लाल रंग की होती है। लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, जिसका मान लगभग 780 नैनोमीटर तक होता है। कुछ यहाँ पर 760 नैनोमीटर तक भी होता है, तो 780 नैनोमीटर तक माना जाता है। अगर इससे अधिक हो जाए तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश के अंदर जो तरंग दैर्घ्य चलती है वो 390 से लेकर के 760 नैनोमीटर तक होती है, जो हमें विजुअल स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। 760 के लगभग, या यूँ कह सकते हैं सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग के प्रकाश की होती है, जिसका मान लगभग 780 नैनोमीटर तक होता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाए, तरंग दैर्घ्य का मान 780 नैनोमीटर से अधिक हो जाए, तो उसे अवरक्त क्षेत्र कहा जाता है। उसे अवरक्त क्षेत्र, या फिर यूँ कह सकते हैं इंफ्रारेड कहते हैं उसको, इंफ्रारेड के नाम से जाना जाता है। दूसरी लोएस्ट सीमा क्या है? लिमिट। दूसरी सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 7 रंगों के अंदर जो सबसे नीचे की तरफ आता है बैंगनी रंग, उसकी सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, जो लगभग 390 नैनोमीटर होती है। अगर इससे कम हो जाए, इससे कम 700 नैनोमीटर से यदि कम होती है, तो कम होने वाले क्षेत्र को अल्ट्रावायलेट कहा जाता है, या उसको पराबैंगनी क्षेत्र के नाम से पराबैंगनी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तो है क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य। जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, उन चुंबकीय तरंगों के अंदर प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब रही बात तो तरंग ऊर्जा। प्रकाश क्या है? फिजिक्स के अनुसार तरंग ऊर्जा के रूप में चलता है, यानी कि लहरदार तरंग होती हैं, सुरंग होती हैं, उनके बीच में गर्त होते हैं
और उन सुरंगों और गर्तों के बीच की दूरी ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो आप मान सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरंग ऊर्जा के रूप में है जो निरंतर प्रभावित होती है। अब इस तरंग ऊर्जा के अंदर जो ऊर्जा के जो कण हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति के रूप में है, एक तो तरंग के रूप में, दूसरा कण के रूप में पाया जाता है। तो दूसरी बात करें हम कण, तो कण जो होते हैं उन कणों के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है, उन ऊर्जा के कणों को फोटोन कहा जाता है। और फोटोन में जो निहित ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, क्वांटम कहा जाता है। यानी कि वास्तव में जो प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा है वो क्या है, क्वांटम के रूप में पाई जाती है। तो ये तो कहलाती है नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद के अंदर इसके जो नेक्स्ट है वो चलता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो देखो इसके अंदर दो तंत्र भाग लेते हैं, यानी कि जो वर्णक पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, जो भाग लेने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं, जो वर्णक हैं, इन वर्णकों को दो भागों में, दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। एक तो आता है पीएस फर्स्ट और दूसरा है पीएस सेकंड। ये दो तंत्र भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी कि इसमें जितने भी वर्णक हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो वर्णक हैं, उन वर्णकों को दो समूह के अंदर बांटा गया है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। बात करें हम पीएस फर्स्ट की, तो पीएस जो फर्स्ट है, ये दोनों प्रकाश तंत्र क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित होते हैं। दोनों जो तंत्र हैं कि वो क्लोरोफिल के अंदर पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं क्लोरोफिल से मिलकर के बने हुए होते हैं। पीएस फर्स्ट की बात करें तो देखो जो क्लोरोफिल की जो संरचना है, क्लोरोफिल के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रेनम, अनेक ग्रेनम थाइकेलॉइड्स कोशिकाएं होती हैं, स्ट्रोमा लैमेली पाई जाती हैं, ये वाले। इस भाग के अंदर एक विशेष कण होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है, जो लाइट है, इस लाइट को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अब पीएस फर्स्ट के अंदर प्रकाश को जो ग्रहण करने वाला जो केंद्र होता है उसको अभिक्रिया केंद्र के नाम से भी जानते हैं, अभिक्रिया अणु भी कहते हैं उसको, अभिक्रिया अणु। वो होता है P700। कहने का मतलब है कि 700 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्घ्य हैं उनको अवशोषित करने वाला अभिक्रिया का केंद्र अणु होता है। और ये स्पेशल मुख्य रूप से लाल प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। लाल रंग का जो प्रकाश है, या यूँ कह सकते हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है, उस प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के पीएस सिस्टम होते हैं। लगभग एक अणु जो प्रकाश क्लोरोफिल का जो एक अणु पाया जाता है, उस एक अणु के अंदर प्रकाश तंत्रों की संख्या लगभग 300 से 400 तक होती है। इन वर्णकों के या तंत्रों की जो संख्या है वो लगभग 300 से 400 तक होती है। तो ये संख्या में अनेक होते हैं, सबके द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग तरंगों के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। दूसरा आता है पीएस सेकंड। इसके अतिरिक्त 390 नैनोमीटर के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसमें जो अभिक्रिया का जो केंद्रीय अणु होता है या अभिक्रिया का जो मुख्य अणु होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। इसमें मुख्य रूप से इसके अंदर क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ये क्या करता है, अन्य जो प्रकाश की तरंगे हैं उनको अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के पश्चात अंत के अंदर क्लोरोफिल ए या फिर P700 अणु तक स्थानांतरित कर देता है। तो ये दो प्रकाश तंत्र महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि के अंदर। बात करें हम, इसकी क्रियाविधि को दो भागों के अंदर बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आती है लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रियाएं, प्रकाशिक अभिक्रिया, या इसको कह सकते हैं हम लाइट रिएक्शन।
इसे हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? हिल अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया विभिन्न चरणों के अंदर पूर्ण होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है ये वाली। इसमें सबसे पहले जैसे ही प्लांट्स के ऊपर, जैसे ही कोई पत्ती है, पत्ती के ऊपर सूर्य का जैसे ही कोई प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश गिरेगा, लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ से क्लोरोफिल के विभिन्न अणुओं के द्वारा इस प्रकाश को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण करने पर जैसे ही प्रकाश ऊर्जा पत्ती के ऊपर गिरती है तो पत्ती के अंदर विभिन्न अभिक्रिया केंद्र होते हैं या पीएस सिस्टम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को जब अवशोषित किया जाता है तो पीएस में उपस्थित जो अभिक्रिया अणु हैं, अभिक्रिया केंद्र अणु हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इस ऊर्जा को ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, जिसे पहले स्टेप के रूप में या पहले स्टेप या प्रथम चरण के अंदर क्लोरोफिल का उत्तेजित होना कहा जाता है। जैसे ही क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है इस क्रिया में तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल के ऊर्जा ग्रहण करने के कारण से ये एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने पर इस क्लोरोफिल या पत्ती में उपस्थित जल के अणुओं का अपघटन होता है। H2O का क्या होता है? अपघटन। H2O का अपघटन किस प्रकार से होगा? H2O के दो अणु अपघटित होंगे। दो अणु अपघटित होंगे तो 4 हाइड्रोजन के अणु प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और एक ऑक्सीजन का अणु क्या होता है? मुक्त होता है। एक ऑक्सीजन का अणु मुक्त होगा, 4 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। ये ऑक्सीजन प्रकाश श्वसन, यानी कि पौधों के अंदर कुछ ऑक्सीजन तो श्वसन में प्रयुक्त हो जाती है, कुछ ऑक्सीजन तो श्वसन क्रिया में काम में आ जाती है पौधों के अंदर। शेष जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर दिया जाता है? पौधे वायुमंडल के अंदर क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं, जो अन्य जीवधारियों के लिए प्राणवायु का कार्य करती है, ब्रीथिंग के अंदर काम में ली जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? जल का अपघटन होता है। जैसे ही जल का अपघटन हो गया तो जल के अपघटन के पश्चात थर्ड स्टेप है, उस क्रिया में क्या होगा? NADH+ का निर्माण होता है। NADH+ का क्या होता है? निर्माण होता है। जो स्ट्रोमा है, क्लोरोफिल के अंदर जो स्ट्रोमा पाया जाता है, ये तो ग्रेनम है, ये वाली संरचनाएं तो ये ग्रेनम। जो ये स्ट्रोमा वाला भाग है, ये खाली भाग जो दिखाई दे रहा है, इस भाग की ऊपरी सतह के ऊपर NADH+ का क्या होता है? निर्माण होता है। किस प्रकार से होगा? जैसे ही हाइड्रोजन आयन टूटेंगे, हाइड्रोजन आयनों का क्या होता है? हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, जल के अणु का अपघटन होता है, H+ आयन मुक्त होते हैं, तो ये क्या करते हैं? NAD का क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं। NADP का अपचयन करने पर इन अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। दो जल के अणु जो भाग लेंगे उनसे 4 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं और 2 NADH+ का क्या होता है? निर्माण होता है। H+ का क्या होता है? निर्माण होता है। एक CO2 के अपचयन के लिए, ये ऊर्जा के अणु है एक प्रकार से, जो CO2 के अणु का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, और एक CO2 के अपचयन के लिए लगभग 2 NADH+ आयनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है।